इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। सावन की देख बरसती बूंदें सबका मन हर्षाया। मरुस्थल सी हो गई धरा की, आज बदल गई काया। सूखे मुरझाए पेड़ों की धूल को वर्षा ने है हराया। उमड़ते गुमड़ते बादलों ने किसानों में उम्मीदों को जगाया। सावन के आने से हर खेत खुशी से लहलहाया। सूखे मुरझाए पेड़ों को धूल को वर्षा ने ही हटाया। सावन के आने की खुशी से हर खेत लहलहाया। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का और श्रोताओं का आज के हमारे कार्यक्रम किसान वाणी में, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ योगेंद्र साहू और मैं सुनैना धाकड़े। तो स्वीकार कीजिए योगेंद्र भैया और सुनैना बहन की राम राम। योगेंद्र भैया आपको भी मेरी राम राम। राम राम सुनैना बहन। भैया सावन का महीना चल रहा है और बारिश होने से अब हर तरफ हरियाली छा गई है और नए नए पौधे, पेड़ों पर नई शाखाएं, पत्ते और फूल भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और सुनैना बहन, हमारे किसान भाई बहन भी अपने खेती बाड़ी के कामों को करते हुए सावन के महीने में फसलों की और आने वाले त्योहारों की भी तैयारी कर रहे हैं। और भैया साथ ही साथ हर शाम को हमारे किसान भाई बहन किसान वाणी कार्यक्रम सुनने का भी इंतजार करते हैं। बिल्कुल। और इससे मिलने वाली नई जानकारियों का भी इंतजार करते हैं, है ना? हाँ बहन, चलिए अब बता देते हैं कि आज के कार्यक्रम किसान वाणी में हम क्या क्या लाए हैं, क्या खास होने वाला है। किसान भाइयों, सबसे पहले होगी हमारी आज की बात, जिसका विषय है ग्रीष्मकालीन सोयाबीन में कीटों और रोगों का प्रबंधन। और किसान भाइयों, मेहमान क्रम भी होगा जिसमें ग्राम बिंद्रईस रोहना कला के अनुभवी कृषक जयपाल माहोरे जी से खेती बाड़ी के अपने अनुभव और पशुधन से होने वाली अतिरिक्त आय पर योगेंद्र साहू से भेंट वार्ता हम सुनेंगे और महत्वपूर्ण संदेश भी होंगे। और सुनैना बहन, आज है गुरुवार, यानी आज है लोकरंजनी क्रम, जिसमें हम अपने किसान भाई बहनों को सुनवाते हैं उनके पत्रों और संदेशों के आधार पर फरमाइशी लोकगीत और भजन। तो चलिए, आपके हाथ में मुझे एक पत्र दिखाई दे रहा है, ये कहाँ से आया है? भैया ये आया है टावर स्ट्रीट न्यूटन से। निसार खान, उमेश गुप्ता, शैलेंद्र राय, अमरनाथ, अभिलाष सूर्यवंशी, महेश शुक्ला, रानी शुक्ला व मित्रगण का। और इन्होंने सुनना चाहा है सावन के महीने से जुड़ा हुआ कोई भी लोकगीत। और इसी से मिलती जुलती एक और फरमाइश नीर जमुनिया से आई है। आकाश वंदेवार, विकास वंदेवार, प्रशांत, गगन, मान्या वंदेवार, दीक्षा वंदेवार और रानी वंदेवार की। तो चलिए सुनवाते हैं इन्हें इनकी पसंद का ये सावन गीत। आज सभा के बीच में किठाड़े नरेंद्र पाल और छिंदवाड़ा जिला में रहत है और गुलाबरा चौक है धाम। तो भैया सौसर बिलाक माँ कनान बहे और बहे है जाम और चौरई बिलाक माँ पीच बहे, छिंदवाड़ा में काली रात है धाम। तो भैया सावन लगा ले यार, अक्षर को सावन लगा, सावन लगा ले यार, अक्षर को सावन लगा, सावन लगा ले यार, अक्षर को सावन लगा, भैया सावन लगा ले यार, अक्षर को सावन लगा, सावन लगा ले यार, अक्षर को सावन लगा ले यार, अक्षर को सावन लगा। अनपढ़ता के धूल सितेरो, अनपढ़ता के धूल सितेरो, भैया अनपढ़ता के धूल सितेरो, अनपढ़ता के धूल सितेरो, चेहरा भयो है कार, भैया चेहरा भयो बेकार, अक्षर को सावन लगा, सावन लगा ले यार, अक्षर को सावन लगा, सावन लगा ले यार, अक्षर को सावन लगा।
पैसा ना लागे ढेला ना लागे ए भैया पैसा ना लागे ढेला ना लागे ना लागे कौड़ी छदा ना लागे कौड़ी छदा अक्षर को सावन लगा है सावन लगा ले या अक्षर को सावन लगा सावन लगा ले या गाँव गाँव लगी अक्षर दुकाने भैया गाँव गाँव लगी अक्षर दुकाने ना है नगद ना उधार ओ भैया मेरे ना है नगद ना उधार अक्षर को सावन लगा है सावन लगा देगा अक्षर को सावन लगा है सावन लगा देगा सावन लगा ले यार अक्षर को सावन लगा जा अक्षर है अमर अमर तो जा अक्षर है अजर अमर तो जा अक्षर है अजर अमर तो जा अक्षर है अजर अमर तो कभी ना होवे तमाम ओ भैया मोरे कभी ना होवे तमाम अक्षर को सावन लगाया सावन लगा ले यार अक्षर को सावन लगा सावन लगा ले यार अक्षर को जा साबुन जब लगे बदन पर 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 हो जावे जीवन सुधार ओ भैया मेरे जीवन हो सुधार अक्षर को सावन लगा है सावन लगा ले या अक्षर को सावन लगा है। और किसान भाइयों आइए अब जुड़ जाते हैं हमारी आज की बात से ग्रीष्मकालीन सोयाबीन में कीटों और रोगों का प्रबंधन। किसान भाइयों ग्रीष्मकालीन सोयाबीन एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जो प्रोटीन और तेल के लिए व्यापक रूप से उगाई जाती है। इस फसल की पैदावार कई प्रकार के कीट और रोगों के कारण प्रभावित हो सकती है। हाँ भैया, कीट जैसे माइट, कॉकरोच, बीज फ्लाई और अन्य कीट सोयाबीन के पत्ते, तने और फलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं रोग जैसे फफूंदी, झुलसा फोम रोग, वायलेट रोग और पौधे के अलग अलग अंगों को संक्रमित कर फसल को कमज़ोर कर देते हैं। इसीलिए ग्रीष्मकालीन सोयाबीन की उन्नत पैदावार और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इन कीटों और रोगों की सही पहचान, निरोध और नियंत्रण ज़रूरी है। सुनैना बहन, चलिए अब बात करते हैं सोयाबीन में लगने वाली प्रमुख कीट और उनसे बचने के उपाय के बारे में। तो पहला कीट है सोयाबीन माइट। इसे आप सब जानते हैं किसान भाइयों, जो कि ट्रेटानाइकस प्रजाति का होता है। हाँ भैया, जब पत्तियों पर सफ़ेद पीले रंग के धब्बे बनते हैं, पत्तियाँ सिकुड़ जाती है और झड़ने लगती है, तो समझ जाना चाहिए कि सोयाबीन की फसल में सोयाबीन माइट कीट लग रहा है। हाँ बहन, ये कीट पौधों की पत्तियों से रस चूसकर पौधे कमज़ोर कर देता है, जिससे फसल की पैदावार घटती है। भैया, इस तरह के नुकसान से बचने के लिए गर्मी के मौसम में नियमित निरीक्षण करना चाहिए। पौधों को अधिमात्रा ना दें, जिससे माइट का प्रकोप बढ़ता है। साथ ही जरूरी होने पर माइट साइट का छिड़काव करें। और बहन, अगला कीट है सोयाबीन कैटरपिलर, जिसे स्पोडोप्लेटा लिटूरा भी कहते हैं। यह कीट पत्तियों को खा जाता है और पत्तियां छेददार हो जाती हैं। इसके कारण पत्तियों की कटाई से पौधा कमज़ोर पड़ जाता है और उत्पादन भी कम हो जाता है। और इस कीट के नियंत्रण के लिए नीम आधारित जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। हफ्ते में 1 से 2 बार निरीक्षण करें। साथ ही कीटों के अंडों और लार्वा को हाथ से हटा देना चाहिए। बिल्कुल। और अब अगले कीट की बात करते हैं, तो सोयाबीन फ्लाई। इस कीट के प्रकोप से पौधों के तनों में सुराग बन जाता है और पौधे झुक जाते हैं, और तने की नालीदार चोट से पौधा कमज़ोर हो जाता है और ये सूख भी जाता है। और भैया, इस कीट से बचाव के लिए संक्रमित पौधों को जला देना चाहिए, प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। साथ ही तने की सुरक्षा के लिए बालू मिट्टी का ही उपयोग करना चाहिए। और सुनैना बहन, अगला कीट है सोयाबीन लेपिडोप्टेरा, जिसके लग जाने से
सोयाबीन के फल, फूल और पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे फसल की मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही प्रभावित होती हैं। बिल्कुल, और इस कीट से बचने के लिए फसल चक्र अपनाना बहुत ज़रूरी है। कीटनाशकों का संतुलित और नियंत्रित उपयोग करें। साथ ही जैविक नियंत्रण जैसे बीटी का छिड़काव करना चाहिए। और सुनैना बहन, ये तो प्रमुख कीटों की बात हमने कर ली, अब उनसे बचाव के बारे में भी कुछ बातें करते हैं। सोयाबीन में लगने वाले प्रमुख रोग और नियंत्रण के बारे में भी बता देते हैं अपने किसान भाइयों को। हाँ, तो सबसे पहला रोग है भैया पाउडरी फफूंदी रोग। इस रोग के लगने पर पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं, जिससे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, जो कि पत्तियों और तनों पर सफ़ेद पाउडर जैसा कवक जमने के कारण हो जाते हैं। और इस रोग से बचने के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। बीज का उपचार फफूंदी नाशक दवाओं से करना चाहिए। साथ ही रोगग्रस्त पौधों को तुरंत हटा देना चाहिए। और भैया अगले रोग की हम बात करें तो यह है झुलसा रोग, जिसके होने पर पत्तियां, फलियों और तनों पर भूरे काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे पौधों की बढ़त रुक जाती है और फलियां सूख जाती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए किसान भाइयों बीज का उपचार कवकनाशी दवाओं से करना चाहिए। फसल अवशेषों को जलाना चाहिए और साथ ही प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। भैया अगला रोग है फ्रॉग आई लीफ स्पॉट रोग, जिसके होने पर पत्तियों पर गोलाकार भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं, जिनके किनारे काले होते हैं। इसके प्रभाव से पत्तियां झड़ने लगती है और फसल कम हो जाती है। बिल्कुल, इस रोग से बचाव के लिए रोगनाशक दवाओं का छिड़काव करें, उचित दूरी पर पौधे लगाएं ताकि वायु संचार अच्छा हो सके, और साथ ही फसल चक्र को भी अपनाना है। अब बता देते हैं जड़ गलन रोग के बारे में। इस रोग के होने पर पौधे की जड़ में सड़न हो जाती है, पौधा झुक जाता है और धीरे धीरे सूख जाता है, जिससे पौधों की संख्या घट जाती है और उत्पादन कम हो जाता है। और किसान भाइयों, इस रोग से बचाव के लिए खेत का जल निकासी उचित रखना बहुत ज़रूरी है। बीज का उपचार भी करना ज़रूरी है। साथ ही प्रभावित पौधों को निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। भैया सोयाबीन में कीट और रोग से सुरक्षा के लिए कुछ सामान्य उपाय भी बता दीजिए, जैसे कीटों किस्म और रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हों, उनका चयन करना चाहिए। फसल के बाद खेत की साफ सफाई करनी चाहिए ताकि रोगजनक और कीट ना फैलें। बीज को जैविक या रासायनिक कीटनाशकों और रोगनाशकों से उपचारित करना चाहिए। सोयाबीन के बाद ऐसी फसल लगाएं किसान भाइयों जो कीट और रोगों का फैलाव कम करें। और किसान भाइयों समय समय पर खेत का निरीक्षण करते रहे ताकि कीटों और रोगों का जल्दी पता चल सके। साथ ही जैविक नियंत्रक जैसे जीवाणु, प्राकृतिक शिकारी और परजीवी का उपयोग करना चाहिए। और रासायनिक नियंत्रण के लिए ज़रूरत के अनुसार उचित कीटनाशकों और रोगनाशकों का नियंत्रित छिड़काव करना ज़रूरी है। किसान भाइयों, इस तरह से आप कीट और रोगों की पहचान कर उनका उचित प्रबंध अपनाकर न केवल फसल की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि अपनी आय में भी वृद्धि कर सकते हैं, जिससे स्थायी और सफल खेती संभव हो पाती है। तो ये तो हो गई हमारी आज की बात, और आइए एक बार फिर जुड़ जाते हैं हमारे लोक रंजनी क्रम से। अगला पत्र आपके हाथ में दिखाई दे रहा है सुनैना बहन, ये कहाँ से आया है? ये पत्र है भैया गुरैया से। राजू रातनकर, शिवम शिवानी तथा सीता राजनकर, अहम बंदेवार, विजय बबलू तथा अभय बंदेवार और नीता बंदेवार जी का। और चलिए ये एक लोक भजन सुनना चाहते हैं, तो आइए सुनते हैं ये लोक भजन। डम डम डमरू, डम डम डमरू आज रे भाई शिव शंकर जी नाच रे। डम डम डमरू आज रे भाई शिव शंकर जी नाच रे। डम डम डमरू आज रे भाई शिव शंकर जी नाच रे। बैल्या पर वो बैठा सजीन, बैल्या पर वो बैठा सजीन, गौरा माई साथ रे। डम डम डमरू आज रे शिव शंकर जी नाच रे। डम डम डमरू आज रे भाई शिव शंकर जी नाच रे। निरालो भोला को हौस घणो रे भंग गोला को। जटाधारी छे अपरम पारी,
जटाधारी छे अपरम पारी सबका दयासी देख रे डम डम डमरू वाज रे शिव शंकर जी नाच रे डम डम डमरू वाज रे भाई शिव शंकर जी नाच रे। तन पर भस्मी सोहरे सबका मन का मोह रे त्रिशूल उनका हाथ में भारी भाई त्रिशूल उनका हाथ में भारी देखी न दुश्मन भाग रे डम डम डमरू वाज शिव शंकर जी नाच रे भाई डम डम डमरू वाज रे शिव शंकर जी नाच रे डम डम डमरू। भूत प्रेत संग साथी छे लग जसाऊ बराती छे चम चम चमका चांद दूज को चम चम चमका चांद दूज को जटा में गंगा माई रे डम डम डमरू वाज रे भाई शिव शंकर जी नाच रे डम डम डमरू वाज रे भाई शिव शंकर जी नाच रे। किसान भाइयों, लोकगीत और संदेशों के बाद अब जुड़ जाते हैं हमारे आज के मेहमान क्रम से, जिसमें हम सुनेंगे ग्राम बिंदरई रोहना कला के अनुभवी कृषक जयपाल माहोरे जी से खेती बाड़ी के अपने अनुभव और पशुधन से होने वाली अतिरिक्त आय पर योगेंद्र भैया से भेंटवार्ता। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं हमारे आज के मेहमान जयपाल माहोरे जी, ग्राम बिंदरई मोखेड़ विकास खंड से। और आइए खेती बाड़ी के इनके अपने अनुभव पर जानते हैं इनसे कुछ जानकारी। राम राम भैया। राम राम भैया। जयपाल भैया, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी कितने एकड़ खेती है और अभी आपने क्या लगाया हुआ है, बरसात में आप कौन सी फसल ले रहे हैं और फिलहाल आपके खेत में क्या लगा हुआ है? अभी तो टमाटर चालू है, मिर्ची चालू है और करेला चालू है। अब मक्का लगा। अच्छा। और 8 एकड़ ज़मीन है। अच्छा, तो आपके पास मतलब पशुधन भी है? तो कितने जानवर हैं आपके पास, मतलब कितने गाय भैंस वगैरह हैं? 8 गाय और 4 भैंस है। अच्छा, तो कितना दूध हो जाता है इनसे? 100 लीटर दूध हो जा रहा है अभी। तो कैसे कैसे मतलब इनका रख रखाव करते हैं आप? दूध को कहाँ बेचते हैं और पशुओं को क्या खिलाते हैं? खरी है, चूनी है, भूसा है, गेहूं का छानी बनाकर रखते हैं जानवर को। और इनकी देखभाल कैसे करते हैं? बरसात के लिए आपने क्या व्यवस्था करके रखी है? बरसात में आप कैसे देखभाल करेंगे इनकी? बरसात में वही भूसा खवाते हैं अपन और चैरी बोते हैं गेहूं की, वो इसकी चैरी अपनी ये ज्वारी की चैरी। गौशाला है, बहुत बड़ा है। अच्छा। चारा भूसा सब ओवर में है, कोई कमी नहीं है। दूध को कहाँ बेचते हैं आप? दूध घरों घरों चंदीपुरी। और धंधा चल रहा है दूध डेली का अपना 100 लीटर का। तो लगभग कितना मुनाफा आपको दूध से हो जाता है? वही 50-60 हज़ार रुपये महीने। 50-60 हज़ार रुपये महीना आपको बचत दूध से हो जाती है। इसके अलावा जो खेती चल रही है वो अलग है। हाँ। अच्छा जयपाल जी, ये भी हमने देखा है कि आप जैसा कि बता रहे हैं लगभग 100 लीटर दूध आपके पास होता है, तो आप घी मही इस तरह से भी बनाते हैं? हाँ, घी मही दही दूध सब बनता है अपने घर पे ही है, सब मशीनों लगी है पूरी। अच्छा, तो इससे क्या आपको कितनी आमदनी हो जाती है? कितना दही मही और घी बना लेते हैं आप? वही है 50-60 हज़ार 80 हज़ार तक की आमदनी हो जाती है महीने की, सब खर्चा निकालने के बाद। तो अभी फ़िलहाल जैसे आपने बताया कि टमाटर लगे हुए हैं या भिंडी लगी हुई है, तो इनको आप कैसे बेचते हैं? क्या आप बाज़ार में जाकर बेचते हैं या मंडी में बेचते हैं? जो जितनी सब्जी पूरी मंडी आती है हमारी, ये सब्जी मंडी। अच्छा जयपाल जी, ये बताइए कि क्या आप जैविक खेती करते हैं? मतलब कि क्या जो गोबर खाद है, केचुआ खाद है, इनका उपयोग भी आप अपनी खेती में करते हैं? गोबर खाद ओवर में है, कोई कमी नहीं है। गोबर खाद है, यूरिया DAP खाद। तो गोबर खाद के बारे में बताइए कि कैसे आप बनाते हैं?
उससे गड्ढा है 15 फीट में गड्ढा भरते हैं और पानी डालते हैं। कुएं का बोर का पानी डालते हैं गड्ढे में, फिर खाद निकालते हैं मशीन से बाहर। अच्छा जयपाल जी, जैसा कि आने वाली बरसाती फसल लेने के लिए आप तैयार हैं, तो बरसात के लिए आपने अपने खेत तैयार कर रखा है। आने वाली फसल के लिए बीज वगैरह आपने कहाँ से खरीदा है? बीज अपने लिए सब्जी मंडी से, जब पुरानी वाली। तो बीज का बीजोपचार भी आप करते हो? बीज हाँ अपने करते हैं ना, बीज भी अपने लगाते हैं मक्के वो। अच्छा जयपाल जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके खेत में अभी सब्जियां आपने उगाई, गर्मियों में सब्जी आप उगाते हैं, तो कौन कौन सी फसलें अभी हाल फिलहाल में आपने पिछली ये जो अभी गर्मी गई है उसमें आपने उगाई हैं? बेले वाली फसलें जो हैं वो कौन कौन सी उगाई हैं? बरबटी है, सेमी है, भिंडी है, ककड़ी है, लौकी है, टमाटर, भट्टा, गोभी सब लगाए। इनकी खेत के लिए क्या तैयारी की थी आपने, कैसे लगाए थे आपने? अच्छा, उसमें ट्रैक्टर चलाए, गोबर खाद डाले, डीपी यूरिया डाले, पोटाश डाले, पूरी खाद डाले हमने एक तरफ से। जब खेत तैयारी करे, बांस गड़ाए, धागा घूम रहे आसपास, फिर टमाटर को फिर बांधे रस्सी में, पूरा टमाटर बांधे। अच्छा, आपके खेत में सिंचाई की क्या व्यवस्था है? ड्रिप लगी है, नोजल पाइप लगे है। तो आपको लगता है कि जैसे पहले के समय में परंपरागत जो खेती होती थी तो हम सीधे कुएं से जो पाइप आता था और बगाई जिसको हम कहते हैं उस तरह से करते थे, और अब आप ड्रिप सिंचाई कर रहे हैं, तो इसमें कुछ अंतर समझ में आता है आपको? ड्रिप में बहुत फायदा है, आराम बहुत मिल रहा है। ड्रिप है, नोजल है, ड्रिप पाइप लगा है, बहुत ज्यादा इसमें आराम आ गया पहले से। और पानी में कमी भी आती है? पानी उसमें बहुत कम पानी लगता है उसमें, ड्रिप वाले पाइप में। क्या आपने अपनी खेती में मल्चिंग वगैरह भी लगाई है? पन्नी बिछी है ना पूरे खेत में, 4-5 एकड़ खेत में पूरी पन्नी बिछानी। पूरे 4-5 एकड़ में मल्चिंग लगाई है पूरा। हाँ, तो मल्चिंग से क्या फायदा समझ में आता है? उसमें चारा कुछ भी नहीं होता, उसमें खेत में सफाई रहती है पूरी। अच्छा, तो आपको निंदाई गुड़ाई नहीं करवाना पड़ता? निंदाई बहुत कम लगती है। अच्छा, बहुत कम निंदाई लगती है उसमें, जिसको कहते हैं कि खरपतवार नहीं उगती है मल्चिंग से। हाँ, पूरा चारा घास कुछ भी नहीं उगेगा उसमें। अच्छा जयपाल जी, अंत में आप हमारे किसान भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? दवाई थोड़ा कम डालो खेती में। हाँ, रासायनिक दवाइयों का उपयोग कम से कम किया जाए। कम से कम करा जाए दवाई का। आप अपने किसान भाइयों को भी ये संदेश देना चाहेंगे कि वो भी आधुनिक तरीके से खेती करें और मल्चिंग का उपयोग करें, ड्रिप का उपयोग करें और गोबर खाद का उपयोग करें? और मल्चिंग में बहुत फायदा, चारा नहीं होता उसमें, लेबर बढ़िया कमी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। ड्रिप में फायदा है, बहुत पानी कम लगता है उसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जयपाल जी। किसान भाइयों, अभी हम सुन रहे थे जयपाल माहौरे जी को, ग्राम बिंद्रई, और इनकी लगभग 8 एकड़ खेती है और पूरी खेती से ये लगभग अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इनके पास पशुधन भी है और पशुधन से दूध के माध्यम से, घी के माध्यम से, बहुत सारे माध्यमों से अलग अलग तरह से ये अपने आय को बढ़ा रहे हैं। किसान भाइयों, अभी आपने सुना मेहमान क्रम, और चलिए अब सुन लेते हैं ये महत्वपूर्ण संदेश। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, टेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल,
फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं। उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं। उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। और किसान भैया, अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। तो मैं योगेंद्र भैया और मैं सुनैना बहन कहते हैं राम राम, जय जवान, जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।